नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और लेकर हाजिर हूँ जस्ट टीवी पर स्ट्रेट टॉक। तो बिहार में काबा ये सवाल नहीं, बल्कि बिहार में नीतीश बा, यानी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया और 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। उनके साथ ही 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है और नीतीश सरकार में 3 महिलाओं को मौका मिला है और मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नाम पर एक जेडीयू विधायक जो है कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। आखिर क्या कहता है नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल और क्या जो सत्ता शेयरिंग का, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसे नीतीश ने सीधे से सही तरीके से, सटीक तरीके से साधने की कोशिश की है? इसको समझने के लिए आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से प्रोफेसर गुरमीत सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आत्मजीत सिंह भी जुड़ रहे हैं जो कि सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत आत्मजीत सर आपसे करना चाहूँगी। बिहार में नीतीश ने पूरे चुनाव के दौरान खामोशी बरती रखी, बल्कि जनसभाएं करते रहे। बाद में ये रिपोर्ट आई कि वो उन्होंने बहुत ही कम दिन में, 20 दिन में जो है 188 से अधिक जो है जनसभाएं कर ली, जो कि उनको मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ बताया जाता रहा इसके बावजूद। लेकिन अब जब नीतीश ने कमान संभाल ली है और बीजेपी के कोटे से सबसे ज़्यादा मंत्री चुने गए हैं, 14 चेहरे बीजेपी के शामिल हैं, तो क्या यहाँ पर जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है एनडीए का, वो क्या कहता है? क्या बीजेपी का प्रभाव अधिक, लेकिन सीएम नीतीश, ये जो बैलेंसिंग है ये कैसी है? देखिए, नमस्कार नेहा जी और प्रोफेसर साहब को भी सत श्री अकाल, नमस्कार जी। जो आपने बात की चुनाव के बाद की, जो अब सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बिहार में जी। अब आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार डबल इंजन की है और उस डबल इंजन की सरकार में एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और एक गृह मंत्री देश के हैं अमित शाह जी। दोनों में खींचातान चलती रहती है। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है क्योंकि 90% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे इन्हीं का कब्जा है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी जो है वो 37 सीटों पर अपनी बचा नहीं पाई कैंडिडेट्स को। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप जिक्र कर रहे हैं जो जेडीयू के साथ बनी है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? आला कमान किसके हाथ में है? इसकी आला कमान जो हाथ में है वो नीतीश कुमार की जी। और नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। अरे भाई, 10वीं बार का सीएम बना है वो, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी मेंटल कंडीशन या उनकी जो वो है वो 100% नहीं है। चुनाव कैसे जीते वो? फिर से विधायक मंडल का नेता उनको कैसे बना लिया गया? प्रधानमंत्री मोदी तो अपने संसदीय दल की मीटिंग बुलाने में कतरा रहे थे, एनडीए के सहारे वो प्रधानमंत्री बने थे। यहां तो कम से कम जेडीयू की संसदीय अपना जो भी विधायक दल की मीटिंग तो हुई, कम से कम विधायक दल का नेता तो चुना गया। प्रधानमंत्री तो अपने संसदीय दल की मीटिंग को बुलाने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, क्योंकि उनको था कि वो शायद पीएम इस बार घोषित नहीं होंगे, उन्हीं के पार्टी के लोग बगावत उनके खिलाफ कर देंगे। तो जब प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस में नहीं थे तो नीतीश कुमार तो 10वीं बार सीएम बने हैं। और दूसरी बात यह है, पिछली बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो आप ही बता दीजिए, 43 सीटें थी उनपे, अब कितनी है? उससे डबल से ज्यादा है, 85 सीटें उनपे आ गई हैं। अब तो वो डंके की चोट पर अपना काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि संजय झा और लल्लन सिंह हमारे साथ हैं, दिल्ली के सांसद आधे हम तोड़ लेंगे, हम अपनी सरकार सेंटर में बचा लेंगे, हम 240 को 272 के आंकड़े को पार कर लेंगे, तो यही बात बिहार में नीतीश कुमार नहीं कर सकते जी। नीतीश कुमार भी तो डिफेक्शन कर सकते हैं। देखिए, जब पिछली बार सरकार बनी थी तो एमआईएम के 5 एमएलए समता पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो एमआईएम से चुनाव लड़े और जीते, तो क्या वो वापस नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दे सकते? क्या एचएएम के लोग बिहारी अस्मिता पे नीतीश कुमार के पीछे नहीं खड़े होंगे? क्या आरजेडी को जब लालू को फोन किया जाएगा तो लालू यादव मना कर देंगे? देखिए, ये कहा जाता है कि बीजेपी के पास धन की दौलत है, धन की जो है उसके पास पावर है, उनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, वो किसी को भी डरा सकते हैं। अगर इतना ही डरा सकते, धमका सकते, तो उत्तर प्रदेश में क्यों हारे? 240 पे क्यों आगे? तो 400 का नारा लगा रहे थे। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को असाइड करके आपको ये देखना चाहिए, मंत्री कोई भी हो, कमान जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है।
जी। और आज के परिवेश में जब प्रधानमंत्री मोदी किसी को सुनते नहीं, किसी की चलने नहीं देते, पीएमओ से सारा कंट्रोल है सब मिनिस्ट्रियों का, जी। तो फिर नीतीश कुमार भी तो वैसे ही काम करेंगे जैसे प्रधानमंत्री मोदी काम करें। जी, तो यानी आपको, आपका कहना है कि नीतीश का वर्चस्व जो बिहार में ये और पुख्ता हो गया है। गुरमीत सर, आपसे भी यही सवाल दोहराना चाहूँगी। नीतीश का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण करना और उनका मंत्रिमंडल, आखिर ये सत्ता के पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, नीतीश गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट उनका सबसे ज़्यादा है, लेकिन मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो बीजेपी के ज़्यादा हैं, 14 मंत्री हैं, जबकि जेडीयू के मात्र 8। जी। पहली बात तो ये कि नीतीश जी के श्रेय को किसी भी लिहाज से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पिछले दिनों उन पर प्रश्न चिन्ह लगे, किंतु परंतु लगे। जी। और दूसरी बात, हमें ये स्पष्ट होनी चाहिए नेहा जी कि जब हम 10 बार बोलते हैं तो एक आम आदमी जिसको पूरा बैकग्राउंड नहीं पता होता तो वो ऐसा अंदाजा लगा सकता है कि शायद 50 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रिजाइन हुआ उनकी सरकार ने, उन्होंने बल्कि जो है पाला बदले 2-3 बार, तो उसमें हुआ। बीच में एक आपको पता है एक शॉर्टर पीरियड था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर खुद आए। तो कुल मिला के तो जो है वो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। 2005 में वो बने थे, और निश्चित ही ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से पूरे भारत में यदि कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे या एक राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य या और जो थे उनको भी मात दे के आगे निकला, तो वो नीतीश कुमार है। क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद तेजस्वी के साथ बना ली, फिर उनको छोड़ के इधर बनाई, तो काफी झटका दिया। और ये भी तब है जबकि सब जानते हैं कि जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो लुधियाना की रैली में हाथ ना खड़ा करने की बात हो, चाहे वो डिनर कैंसिल करने की बात हो, और जो लोग मोदी जी की कार्यशैली से परिचित हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि वो भी बहुत, अगर उन्होंने किसी के नाम के आगे कांटा लगा दिया तो वो कांटा हटता नहीं आता। लेकिन फिर भी एक नीतीश कुमार हैं जो अपनी जगह बनाए हुए, और आज भी मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है, इस बार देखिए कई स्लोगन बने उनके लिए, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, ये सब चले। इस बार जो सुना होगा आपने, इस बार चला था 25 से 30, फिर से नीतीश। आज वो मुख्यमंत्री जरूर बने। पहली बात तो स्ट्राइक रेट अभी भी थोड़ी सी बीजेपी की स्लाइटली ज्यादा है, क्योंकि 101 सीट ही लड़े मेरे में, अगर मैं ठीक तो 89 और 85 नहीं, थोड़ा सा पिछली बार 74 था और इस बार 89 है, कम लड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस बार सीट बंटवारा हुआ था, अगर हम इस बार अधिक सीटों पर उतरी थी। जी। तो उस दृष्टि से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो 25 से 30 है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, एक तो आयु का असर तो होता ही है, और कुछ जो जैसे बोलते हैं ना, चित्र झूठ नहीं बोलते। मुझे भी पिछले वर्ष किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वहां जाने का अवसर मिला था उनके निवास पे, और तो वो जो एक है उनके साथ ये जो कुछ पीछे जो जैसे बयान दे देना या नेशनल एंथम वाला या कुछ और चीजें, तो उसको लेके हम अगर ये कहें कि आउटराइटली, मैंने पहले अपनी शुरुआत इसी बात से की है कि उनका श्रेय किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन हालात में भी वो इतनी जबरदस्त जीत हासिल करके लेके गए हैं, तो निश्चित ही उनके, चाहे वो निर्णय हो या उनकी स्ट्रेटजी हो या उनकी टीम भी हो, मैं ये नहीं कहता, कई लोग कहते हैं कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की टीम है, वो सभी की बात होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है ना। वो तो नवीन पटनायक की सफलता के पीछे भी कहते थे कि जो एक अधिकारी थे, आपको पता है, जिन्होंने रिजाइन किया, तो श्रेय तो लीडर को ही जाता है उसमें, वो चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की टीम हो, वो टीम बनाने वाला भी तो मुख्यमंत्री है ना। बिल्कुल। तो उनको भरपूर श्रेय दिया जाना चाहिए, पूरा उससे श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि ये जो 25 से 30 वाली बात, इस पे अभी कई किंतु परंतु हैं, क्योंकि राजनीति है। इसी सवाल पर मैं आना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी कि ये जो 25 से 30 की बात हो रही है, जो पूरे 5 साल का कार्यकाल है, नीतीश कितने साल तक यहाँ पर बने रहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी टेक ओवर करने की फिराक में है, लगी हुई है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और सीधे चलेंगे प्रोफेसर गुरमीत के पास। गुरमीत सर, ये सवाल आपसे ही पहले लेना चाहती हूँ कि ये कहा जो जा रहा है, जिसमें इफ एंड बट्स लगाए जा रहे हैं कि क्या 5 साल तक सीएम पद पर बने रहेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से वो शपथ ग्रहण भी कर रहे थे, तभी वो 2 बार अटके थे,
आमतौर पर नीतीश जनसभाओं में जब वो भाषण देते नजर आते हैं तब ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, बल्कि कुछ समय से लगातार, और अब शपथ ग्रहण के समय भी वो फंबल करते हैं, लिखा हुआ पढ़ने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। गुरमीत सर, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे जिसमें नीतीश कुमार और मोदी ने हाथ एक दूसरे का पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने लुधियाना में वो बात की थी और यही राजनीति है। लेकिन जो बात है, देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि आयु के कारण कोई समस्या आना, उसमें कोई उनका अपराध नहीं है, ये किसी के साथ भी आ सकता है। तो उनको, अब जो आप शपथ का कह रहे हैं या जो दूसरा कह रहे हैं, देखिए, शपथ ग्रहण एक बहुत बड़ा अवसर होता है ना। और नीतीश कुमार बहुत मंजे हुए मैंने पहले ही कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय जनता पार्टी के पिछले जो 10 साल से रूल सेंटर में रहा, उसके बाद भी अपनी जगह को बना के ना सिर्फ रखा बल्कि उनको ही सरप्राइज दे दिया एक दो बार, जब पाला बदल हुए एक दो बार जी, तो जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ख्याति बनाई है कि भाई वो सरप्राइज दे देते हैं, पता नहीं लगता क्या हो जाए कब, है ना। तो जो 25 से 30 वाला, मैं फिर यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। और ये बातें जितना जितना हम लोग राजनीति देखी है या जो आप लोगों ने समझा होगा पिछले कुछ सालों में, कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर उसे ये मौका मिलेगा कि वो आगे निकल जाए अपने दम पर, लेकिन बिहार में कई डायनेमिक्स हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार शायद पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी रहे जी। और आने वाले समय में निश्चित ही नीतीश कुमार जी का, जो जैसे मैं कह रहा हूँ, किसी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, इसमें हम सबको ये कामना करनी चाहिए जी। और नीतीश जी ने निश्चित ही, बाद के कार्यकालों में उनके विवाद हुआ, लेकिन शुरू के कार्यकालों में कोई विवाद नहीं था उनको लेके। और शुरू के कार्यकालों में सभी लोगों ने ये बात समझी थी कि वो उन्होंने विकास के लिए नए आयाम गढ़े, सड़कों की स्थिति हो चाहे महिलाओं की, और महिलाओं का तो बहुत ही ज्यादा, आप जानते हैं अभी भी ये आरोप लग रहा है कि क्योंकि महिलाओं की स्कीम का इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर होने दिया, ये किया वो किया। लेकिन जो उन्होंने मैं फिर कह रहा हूं कि कभी कोई भी चीज कोई आदमी अकेला नहीं करता, उसकी टीम होती है, लेकिन लीडर को ही श्रेय मिलता है। अगर वो चुनाव हारे होते तो फिर उन्हीं को, जो टीम होती है वो पर्दे के पीछे होती है, लेकिन वो जो पर्दे के पीछे वाली टीम है वो हमेशा, तो जब तक लीडर फिट नहीं होगा, आपको मालूम है ना, नवीन पटनायक जी की भी स्वास्थ्य को लेकर बहुत टिप्पणियां शुरू हुई, बिल्कुल, उड़ीसा में भी, और ये कहा जाता था कि उनका खुद प्रधानमंत्री का वक्तव्य मुझे याद है, वो कहते कि सरकार आई तो पहले जांच करेंगे, समिति का गठन होगा। देखिए, राजनीति में दो बातें हैं, एक तो है कि राजनीतिक चित और पट का जो खेल है, राजनीतिक चालें हैं, उनका मुकाबला करना, और दूसरा ये है कि जो सेहत है उसकी चुनौती। तो राजनीतिक चित और पट में आई एम श्योर कि नीतीश जी ने अब तक ये साबित किया है कि उनको राजनीति आती है और बिहार को वो समझते हैं अच्छे से इस बात को। लेकिन जो दूसरा फ्रंट है, उस पर अगर कोई दिक्कत आएगी आगे, तो फिर नीतीश जी के लिए नेचुरली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और उनके परिवार में भी इस तरह से उन्होंने कोई ऐसा तो ग्रूम किया नहीं है, तो इसलिए वहां पर जब फिर एक अगर कोई वैक्यूम की स्थिति आती है, तब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कोई अपना बड़ा दांव खेल सकती है। लेकिन अभी नीतीश जी को, मैंने जैसे बताया, उनकी किस्मत भी हम कह सकते हैं अच्छी है, जो पिछले चुनाव में 400 पार नहीं हुआ, उसकी वजह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, हम जानते हैं कि उन दोनों का सहारा लेना पड़ा, जिसका अभी वो जिक्र कर रहे थे। तो आगे आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि देखिए, राजनीति में परमानेंट तो कोई नहीं होता है ना। कोई भी व्यक्ति है, जो सुई घड़ी जो है कि सुई 6 से 12 बजे जाती है, वो 12 से 6 पे भी आएगी। लेकिन फिलहाल उनका सितारा बुलंद है और उन्होंने तमाम आशंकाओं को एकदम धूल में मिला दिया है। और आप जानते हैं, आरोप तक लगे, प्रशांत किशोर ने भी ऑफ लेट जो एकदम एक के बाद एक वो छोड़ना शुरू किया, और मीडिया में भी उसको काफी जगह मिली। पर प्रशांत किशोर ने आज भी ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने आज उपवास रखा। आत्मजीत सर से मैं एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ। आत्मजीत सर, इससे पहले कि मैं महिला के मुद्दे पर आऊँ, महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर, एक छोटी सी टिप्पणी प्रशांत किशोर पर, जिन्होंने उपवास रखा, जिन्होंने ये कहा है कि मैं राजनीति में बना रहूंगा, संन्यास नहीं लूंगा, क्योंकि नीतीश की पार्टी ने वोट खरीदा है, वो जीते नहीं। जी, देखिए, जहां तक जनसुराज की पार्टी की बात है, जनसुराज पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह एक तरीके से एक थर्ड ऑल्टरनेटिव देने की फिराक में थी। दिल्ली में जिस तरीके से अन्ना हजारे आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी उभरी और उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग थे, उसमें
आपको याद होगा शशि भूषण साहब थे, प्रशांत भूषण जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, और हमारे पत्रकारिता से संबंधित भी कुछ 2-4 लोग वहां पे पार्टी में गए। उनको लगा एक नया रेवोल्यूशन है, एक करप्शन फ्री सरकार बनेगी, एक तरीके से लोकपाल बनेगा, तो जो चीजें हाईएस्ट ऑफिस पे लोग बैठे हैं तो करप्शन को कम कर देंगे। एक तरीके से रोमांटिसिज्म जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स का हुआ था। तो वो चीज करने की प्रशांत किशोर ने कोशिश की, क्योंकि मुद्दे उन्होंने सही उठाए। देखिए, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये मुद्दे बिल्कुल जाहिर तौर पर जमीनी हकीकत हैं। पर जब आप इलेक्शन मैनेज कर लेते हैं, जब आप 7 करोड़ 42 लाख बताते हैं एसआईआर के बाद, और वोटिंग वाले दिन जब आप कहते हैं कि 66% वोट पड़े और वो वोट 7 लाख करोड़ 45 लाख बताते हैं उनका नंबर, आप 976 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 करोड़ 45 लाख 976 वोट आप जब बताते हैं और 3,33,000 वोटों की गेम खेल जाते हैं, और उसमें तमाम विश्लेषण अब सामने आ रहे हैं कि 100 सीटों पर प्रभाव पड़ा उन 3.25 लाख 3.5 लाख का एडिशन, क्योंकि अगर एडिशन किया गया तो जाहिर तौर पर डिलीशन भी किया गया होगा। अगर आप भागलपुर लें तो वहां डिलीशन है, और कॉन्स्टिट्यूंसी लें तो एडिशन है। एडिशन डिलीशन की कहानी में क्विंट की एक रिपोर्ट आपने खुद ही देख ली कि 128 सीटों पर एसआईआर का फर्क पड़ा, क्योंकि जीत और हार के मार्जिन में एसआईआर की डिलीशन जो थी वो काम कर गई। कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000। तो लोगों को तो संचय है कि अब मैं वोट का बटन जब ईवीएम पे दबाता हूं तो वो वोट उसी पार्टी को मिलता है जिसको मैंने वोट दिया है। ये पार्टी या मशीन खुद डिसाइड कर लेती है कि वोट किसको पड़ेगा। और दूसरी बात जो उसमें सबसे बड़ी आती है कि पैसा, अगर आपने प्री स्कीम में अगर आपने दे रखा था कि आप महिलाओं को इतना पैसा देंगे, तो ये पैसा आपको इलेक्शन से बहुत पहले, आचार संहिता से पहले दे देना चाहिए था। नहीं तो रायता बंधु स्कीम जो थी तेलंगाना में, वो आपने क्यों रोकी? आपको याद होगा जब अम्मा की कैंटीन स्कीम आई थी, उस समय भी कहा टेलीविजन, कलर टेलीविजन और अम्मा स्कीम जो है वो नहीं चल सकती जब तक इलेक्शन चल रहे हैं, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। और उस समय के सीईसी और आज के समय के सीईसी में फर्क है, क्योंकि उस समय के सीईसी जो थे वो चुने जाते थे निर्विरोध ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से। आज के सीईसी चुने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उसमें जो बाकी एलओपी हैं और लोगों का हस्तक्षेप ही नहीं, उनको बुलाया जाता है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जब आपने सारे चीजों को, संसद की सारी प्रक्रियाओं को आपने कब्जे में ले लिया और आपने हर चीज को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, तो फिर इस चुनाव का कोई भी रिजल्ट हो उससे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट तो डिफंक्ट हो गई एक तरीके से। जी जी आत्मजीत सर, लेकिन तेजस्वी शुभकामना दे रहे हैं और प्रशांत किशोर जो है उपवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के एक आक्रामकता दिख रही है वो प्रशांत किशोर की तरफ से ज़्यादा दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहिए, जस्ट टीवी के साथ लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो चेहरे हैं वो बहुत कुछ बताते हैं कि बिहार में एनडीए ने पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके का अपनाया है। हमारे साथ आत्मजीत सिंह जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर गुरमीत सिंह भी। आत्मजीत सर, ये सवाल आपसे ही लेना चाहती हूँ। पहले तो महिला प्रतिनिधित्व, जिन महिलाओं को श्रेय दिया जा रहा है एनडीए की इस भयंकर जीत के पीछे, उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक महिला विधायक के जरिए, वो भी जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई भी महिला प्रतिनिधित्व सामने नहीं आता है। फिर आ जाइए मुस्लिम प्रतिनिधित्व, तो जेडीयू की तरफ से ही एक मुस्लिम चेहरा जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये जो महिला, जो कि खुद प्रधानमंत्री कह के गए कि हमारा तो एमवाई है महिला और युवा, तो बीजेपी जब मंत्रिमंडल में आती है तो महिला गायब हो जाती है। आत्मजीत सर, 2 महिलाएं हैं बीजेपी की। जी जी, मैं यहाँ पर करेक्शन कर, जहां तक महिलाओं का प्रश्न है जी, आपने देखा जब नई संसद बनी थी तो सबसे पहले नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन पे महिला रिजर्वेशन बिल को लाया गया था। 33% आरक्षण महिला रिजर्वेशन बिल में दिया जाएगा। जी जी, उस समय पूछा गया कि क्या 2024 के इलेक्शन में ये महिला आरक्षण लागू होगा, तो अमित शाह साहब ने कहा देखिए, जब तक हम अपनी सेंसस की एक्सरसाइज ना कर लें, जब तक डिलिमिटेशन क्लियर ना हो जाए, तब तक हम कैसे सीट दे सकते हैं कि कौन सी सीट कितनी महिलाओं को दी जाएगी, क्योंकि इसमें तो भैया सेंसस कराना पड़ेगा, इसमें हमें डिलिमिटेशन देखनी पड़ेगी, हमें स्टेट में और सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और अगर हम आनंद में महिला सीटें डिसाइड कर देंगे तो अपोजिशन कहेगी देखिए हमने महिलाओं को 33% सीट बगैर अपोजिशन के उसमें दे दी, ना हमने सेंसस कराया ना कुछ कराया, तो ये एक्सक्यूज देके तो वो छूट गए। अब ये बात है 2024 की, अब 2024 से हम 2025 के आखिर में आ गए हैं, 2 साल होने को आ गए या पौने 2 साल होने को आ गए। महिला आरक्षण सिर्फ एक टोकनिज्म था। अब आप ये बता दीजिए, अच्छा मंत्री तो तभी बनेंगे जब आपके एमएलए ज्यादा होंगे,
जी। अब ये भी डेटा निकालना पड़ेगा आपको कि 101 सीटों पर कितनी महिलाएं लड़ी, जिसमें 89 सीटें बीजेपी के पास आई, कितनी 101 सीटों में जेडीयू चुनाव लड़ी जिसमें 85 सीटें जेडीयू के पास आई, उसमें कितनी महिलाएं थी। जी। अच्छा, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है तो कितने मुसलमान हैं या यादव हैं जिन्होंने जेडीयू को वोट दिया, क्या ज्यादा वोट उनको उन्हीं की कुर्मियों का मिला या पासवान का मिला या अपर कास्ट का मिला, भारतीय जनता पार्टी का क्या पूरा वोट जो है जेडीयू में ट्रांसफर हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जी। और एक टोकनिज्म के लिए तो देखिए, आपके गवर्नर साहब भी तो एक मुसलमान हैं, जी। नाम के तो मुसलमान हैं, जी। चाहे अशराफी मुसलमान हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, पर जी। हैं तो मुसलमान। तो क्या आप मान लेंगे कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बिहार में राज्यपाल के तौर पर? तो ये टोकनिज्म जो है ना, ये अब एक मेन स्टे बन गया है सारी पार्टीज का। वो सिर्फ एक दिखाने के लिए कागज पे कि हमने देखिए एक मुसलमान को मंत्री बना दिया, 2 महिलाओं को मंत्री बना दिया। मंत्री तो स्मृति ईरानी भी थी, एक इलेक्शन हारी, उसके बाद तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर पे सिंह गायब होते हैं। जी जी। तो बिहार में भी मैथिली ठाकुर जीती हैं, जिनको बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया और उन्होंने जो सबसे युवा विधायक के रूप में अपनी जीत दर्ज कराई। गुरमीत सर, आपसे समझना चाहूँगी, नीतीश के मंत्रिमंडल में ये जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व है, इसे आप कैसे देखते हैं, खास करके बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उसे लेकर? जी। देखिए, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद, कई बार सरकारें चलाने के बावजूद, उनकी जो छवि है वो उस तरीके से, अगर हम कहें कि कोई कम्युनल या सेकुलर इमेज उनकी नहीं थी, वो बात नहीं है। उन्होंने बहुत तरीके से इस बात को इंश्योर करके रखा है, क्योंकि बिहार में आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में मतदाता मुस्लिम हैं। बल्कि कई बार तो उनको लाभ ही हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि उनकी एक छवि जो रही, जिसमें उनकी उस समय जब वो अलग हुए और तमाम चीजें, तो उनके विधायक क्योंकि जीते हैं तो उन्होंने वो मंत्री बनाया। जहां तक आप श्री तेरिका कह रही थी, देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के थे, और जैसे कि अभी सर ने भी बताया, कई बार मजाक में ये कहा जाता है कि 3 M होते हैं बस इम्पोर्टेंट, एक PM, एक CM और एक DM, बाकी सब लोग घास काटते हैं, ऐसा मजाक में कहा जाता है, इसे अन्यथा ना लें। तो प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री ही ऑल इन ऑल होता है, वो चाहे 4 मुख्यमंत्री, और आजकल तो उप मुख्यमंत्री तो एक मजाक ही हो गया। हरियाणा में आपको मालूम है जब चुनाव हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था एक दलित भी बनेगा, एक अहीर भी बनेगा, एक अल्टीमेटली तकनीकी दृष्टि से आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री की हैसियत एक कैबिनेट मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं, ना ही उसका कोई इस तरह से संवैधानिक कोई बहुत बड़ा लेना देना। तो वो केवल एक तसल्ली के लिए मान लीजिए हो जाता है। कांग्रेस तो बहुत उप मुख्यमंत्री, हिमाचल में भी मुकेश अग्निहोत्री जी को बना दिया छोड़, तो आमतौर पर मुख्यमंत्री के जो दावेदार होते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जो सत्ता की चाबी है वो, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली में PMO में है, वैसे राज्य में CMO ही चलाता है, जो नीतीश जी की टीम है वही चलाएगी या वो चलाएंगे। और तो मंत्री का कोई इतना, 4 मंत्री अगर उनको फालतू दे दिए या 5 कम कर दिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस बार तो वैसे भी सीटें बराबर थी, पिछली बार तो इतना अंतर भी था जी। लेकिन आज बिहार में एक बड़े रोचक बात, आज दोनों पार्टियों में से जो भी चाहे उसे एक दूसरे की वैसे तकनीकी तौर पे जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को साथ ले ले और सरकार बन जाएगी, या इस तरह से कुछ स्प्लिंटर गुट ले ले। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम जो अभी सर कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो पूरी तरह, जब वो आशंका जता रहे थे, अगर ऐसी आशंका है तो फिर तो अगले लोकसभा में फिर 400 पार भी कर ही लेंगे वो। मैं अभी तक ये मानना नहीं चाहता मेरा दिल कि चुनाव इस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से जीता जा सकता है। आशंकाएं जरूर व्यक्त की जाती हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्रतिद्वंदी हैं वो कर क्या रहे हैं। अभी आपने देख लिया, अभी चुनाव 2 दिन नहीं हुआ, किसी के भी परिवार में समस्या होती है, हम सबके भी होती है, लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं वो चीजें कहीं ना कहीं तो असर डालती हैं ना। जो सिमरिंग जिसको हम बोलते हैं दरिंदर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है लालू प्रसाद जी के, आपको मालूम है उनकी बेटी ने जो आरोप लगाए। इसी तरह से और जो राहुल गांधी जी के जो व्यक्ति वहां पर गए थे, जो उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, जिनको वहां इंचार्ज बना के भेजा था जी, उनको लेके, तो उनको लेके काफी, तो कई बार क्या होता है कि जो जमीनी सच्चाइयां उनको भी हमें पहचानना चाहिए। या इस बात से क्या हम इनकार कर सकते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस में आपसी झगड़ा था वो कोई किसी लिहाज से किसी से छुपा हुआ था?
भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं कहता कि उनके यहाँ बहुत लोकतंत्र है जी। या उनके यहाँ या तानाशाही कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार के दृश्य तो देखने में नहीं मिलते। गुटबाजी होगी, लेकिन उसे जिस तरीके से हैंडल किया जाए, मतलब देखिए ना, पूरी नहीं पूरी गुरमीत सरकारें बदल देते सर, हैं। जदयू को लेकर ये लंबे समय से एक समझ बनी हुई है बिहार की पॉलिटिक्स में कि संजय झा हो या ललन सिंह हो, वो बीजेपी की टीम है और जदयू में टूट की आशंका समय समय पर जाहिर की जाती रही है। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शय और मात का खेल है। नीतीश कुमार ने समय समय पर ये जो आशंकाएं हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं, नीतीश कुमार की भी टीम में आरसीपी सिंह थे, आप जानते हैं, पहले वो भी जी। उनके बहुत क्लोज थे। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी आरके सिंह को हटाया गया है, जो जी। कि 5 साल तक पावर जैसा मंत्रालय देख रहे थे, तो है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि पहली बात, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो किसी दूसरे के सिर पे ही चले। जी वो यही चाहेगी नेचुरली कि उसकी अपनी सरकार बने। हरियाणा जैसे राज्य का अगर आप उदाहरण लेंगे तो हम लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं करी थी आज से 20 साल पहले कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पे 3-3 बार सरकार बनाए। जी जो स्थिति हमने देखी थी जब चौटाला साहब के साथ वो सेकंड पार्टनर थे, या बंसीलाल के साथ जब सेकंड पार्टनर। तो चीजें बदलती हैं। उनका आज पंजाब में कोई भी नहीं मानता, हम भी नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्कोप है, लेकिन सेम चीज हरियाणा में भी थी। ऐसा नहीं कि हरियाणा में कोई बहुत हालात अलग थे। तो और वैसे भी अब कौन सा वो रह गया, सब तो इधर उधर टूटे हुए हैं, है ना। आप देख ही रहे हैं, सारी पार्टियों से नेता इधर से उधर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सामदम दंड भेद सब है, तो वो लगाते हैं। बाकी पार्टियां आज उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। मेरा जो मानना है वो ये है कि बिहार में अब ये बहुत कुछ निर्भर करेगा आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पार्टी में कितने लोगों को मार्गदर्शन मंडल के नाम पे कर दिया। और आपको पता है पीछे कितनी चर्चा चली थी जब मोहन भागवत जी का एक वो आया था, फिर उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ा था। तो अभी तो नीतीश जी की पारी की शुरुआत है, और ये देखना होगा, वो उनको कोई राजनीति सिखाने की तो जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वो उनको अच्छे से पर उन पर अपनी जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का दबाव तो पूरा रहेगा। 2 लाख रुपए पहुंचाना और 1 करोड़ नौकरियां, MY समीकरण जो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबसे पहले तो बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर इसकी जो है एक जो है दबाव रणनीति कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं जस्ट टीवी पर। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, और आत्मजीत सर के पास चलते हैं। आत्मजीत सर, बिहार की राजनीति और अब तो मंत्रिमंडल ये स्पष्ट करता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में एनडीए परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। जीतन राम मांझी के बेटे उनको शामिल किया गया, उपेंद्र कुशवाहा उनके बेटे को शामिल किया गया, और चिराग पासवान ने तो सभी जो है अपने रिश्तेदारों को ही टिकट बांटी थी, और अब मंत्रिमंडल में जो शामिल है उनके 2 चेहरे, और तमाम चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं परिवारवाद को आगे बढ़ाता हुआ एनडीए बिहार में नजर आता है। जी देखिए, परिवारवाद पे तो ज्यादा डिबेट इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं करेंगे क्योंकि अमित शाह के बेटे अब आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया कि कभी बल्ला भी उठाया हो अमित शाह के बेटे ने तो बता दीजिए। तो जीतन राम मांझी के बेटे मिनिस्टर बन गए, आपने खुद ही बता दिया। तो ये परिवारवाद की बात यह है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये तो लोगों को समझ में आ ही गया है। और जहां आपने बात की 10,000 रुपए में 1,90,000 देने पड़ेंगे, तो जनसुराज पार्टी कहते हैं कि ख्याल गालिब अच्छा है दिल बहलाने के लिए। जब 10,000 में आपने इलेक्शन की सारी लुटिया लूट ली, तो फिर आप 1,90,000 क्यों देंगे भाई? इंडिया में अगर 10,000 रुपए में आपको काम हो रहा हो तो आप कहेंगे कि भैया ये तुम्हारा 1,90,000 बैलेंस है, ये भी ले जाओ। अगला पैसे लेके चला गया, इलेक्शन खत्म हो गया, स्वेरिंग इन हो गई, सरकार बन गई, अब क्यों देंगे 1,90,000? उत्तर प्रदेश में 2 सिलेंडर देने थे 500-500 के, एक दिवाली पर और एक होली पर। आप बता दीजिए पिछले 3 साल में 2022 में सरकार बनी थी योगी जी की, कितने सिलेंडर मिल गए? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और जब देखिए, आप पहले कहते थे कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आप सत्ता में आ गए जी। आपने कहा था कि देश में काला धन लेके आऊंगा, लाए तो आप कुछ भी नहीं। आज की डेट में आप बात किसी करते हैं महिला, मटन, मुसलमान। ऑपरेशन सिंदूर में कंप्लीट फेलियर है हमारा जो ऑपरेशन था। आज पीओके का प्राइम मिनिस्टर चीख चीख के कह रहा है कि हमने कराया चांदनी चौक का ब्लास्ट। अब आपके पास ऑपरेशन सिंदूर है, हमें लाल आंख दिखाइए, हम पे अटैक करके दिखाइए, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि चाइना उनके पीछे खड़ा है, सऊदी अरेबिया के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गया है। तो क्या अब भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा?
अब मोदी जी जाके बिहार में, पटना में नतमस्तक हो रहे हैं बिहार की जनता के सामने। तो इस तरीके की बातें जब वो करते हैं, मुस्लिम लीगी, कांग्रेस और बहुत सारे अपशब्द। जी अब वो तमिलनाडु में, जैसे मैंने आपको दोपहर में बताया, तमिलनाडु में किसानों की गाड़ी दिल्ली की तरफ आ रही थी प्रोटेस्ट करने कि हमको हमारी माकबूल कीमत नहीं मिल रही। वो तमिलनाडु में वैश्विक खेती की बातें कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें कर रहे हैं। तो कहां तक आप इनकी बात सुनेंगे? इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जी जी जी। गुरमीत सर, परिवारवाद पर आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। अब क्या एनडीए परिवारवाद का राग अलापना बंद कर देगी राहुल गांधी को लेकर या फिर गांधी परिवार को लेकर? बिहार में तो परिवारवाद की झड़ी लगी हुई है, पूरे का पूरा एनडीए जो है ओत-पोत है। जी, सभी कोई भी पार्टी से मुक्त नहीं है। और निश्चित ही अभी श्रेयसी सिंह भी मंत्री बनी है, वो भी आप जानते हैं जेडीयू के जो नेता थे, दिग्विजय सिंह, जो केंद्र जी में मंत्री भी बिल्कुल रहे बिल्कुल। वाजपेयी सरकार में। तो कोई भी पार्टी से मुक्त नहीं है। वो फिर उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से देते हैं कि जी हमारा परिवारवाद जो है वो इस वर्ग का है, उनका परिवारवाद दूसरे वर्ग का है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिसके बहुत उदाहरण वहां पे भी आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे भी एमएलए रहे हैं, और भी तमाम उदाहरण आप देख, अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं कितने। यहाँ तक कि वहां पर जयशंकर भी जी के बेटे जो हैं वो भी एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बेशक वो अमेरिका में निभा रहे हैं। जी, तो इसलिए परिवारवाद से अब तो राजनेता भी बड़े उससे कहने लगे हैं कि जी अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा। बट कोई भी पार्टी इसमें मुक्त नहीं है। हरियाणा में आप अगर देखें, हम लोग क्योंकि यहाँ रहते हैं, हरियाणा के ज्यादा उदाहरण दे रहे हैं, तो लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस में पूरी जमात है। इस बार जो है विधायक बने लोग, पार्लियामेंट में गए, तमाम नेताओं ने अपने बच्चे सेट किए, नेक्स्ट जनरेशन भी सेट हो रही है। तो वैसे ही बिहार में कोई, जैसे जाति हमारे देश में एक सच्चाई है, वैसे ये भी एक सच्चाई है कि परिवार में होने का, राजनीतिक परिवार में होने का लाभ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये बहुत बड़ा मुद्दा उस तरीके से है। और असली बात तो यही है कि काम किस तरह से आगे होता है। नो डाउट इससे जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो लोग पहले ही राजनीति से उनका जो है वो मोहभंग है। मोहभंग था। अब प्रशांत किशोर जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको झटका लगा है, पर अभी उनकी उम्र है। और भारतीय जनता पार्टी की भी एक समय में आप जानते 4 ही सीटें थी, और कोई बहुत पुराना समय नहीं है कि मैं 200 साल पहले का इतिहास बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आज वो कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है देश की। तो उम्मीद करनी चाहिए। बस मेन बात ये है कि जो सर आशंका जता रहे थे कि भाई ये जो सारी चीजें हैं लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र में एक बड़ी बात ये कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। जी उस जी। पर जो बीच बीच में संदेह और एक बहुत बड़ा माहौल पैदा किया जा रहा है। तो मैंने पहले कहा कि मैं ये नहीं कहता कि गड़बड़ी नहीं होती होगी, लेकिन मेरी आशा यही है कि इस लेवल पे गड़बड़ी होना। कई बार मैं मजाक में कहता भी हूँ, आपके शायद इसमें भी कहा हो, कि जिस तरह के आरोप लगते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि भाई रिमोट कंट्रोल का एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, उसमें मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, जी। वो वहां से बटन दबा रहे हैं, अच्छा इस सीट पे 50,000 वोट एक्स्ट्रा कर दो, इस सीट पे 20,000 कर दो, अच्छा हिमाचल है कोई बात नहीं इसमें जाने दो। ऐसा परिदृश्य मजाक के लिए ही रहे तो ठीक है, वो एक्चुअल में हो जाए तो बहुत फिर लोकतंत्र बिल्कुल मटिया मेट हो जाता है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, तो ये आशा रखनी चाहिए कि ये चीज कम से कम, जो बाकी चीजें उनसे तो आदमी कोप अप कर लेगा। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो जैसे उन्होंने भी कहा कि अभी प्रशांत किशोर के पास बहुत समय है, और अगर वो मोर्चे पे अरविंद केजरीवाल को भी कोई ऐसे सफलता नहीं थी, पंजाब में भी आपको पता है जी। 2 चुनाव के बाद सफलता मिली, तो इसलिए वो वाली बात नहीं है। मुद्दा आज की तारीख में सिर्फ इतना है कि एक बिहार में सरकार जो बनी है उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, ये लगभग तय था। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि वो आगे क्या अपना टर्म पूरा करते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था, या वो बीच में खुद विड्रॉ करते हैं उस बात को, या भारतीय जनता पार्टी कोई वो करती है। उन चीजों पर शायद ज्यादा होगा। जहां तक प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा, देखिए चुनाव के दौरान तो नेताओं से अगर आप ये कहो कि भाई हमें चांद ताड़े तोड़ लाओ, वो भी वो कह देते हैं। बाद में फिर वो उसके लिए उनके पास 100 एक्सक्यूज होते हैं कि ये कोर्ट के लिए है, ये हमने वादा 5 साल के लिए किया था, अभी 4 साल पड़े हैं। तो ऐसा ही कोई एक्सक्यूज वो भी ढूंढ लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुद्दा है कि जो डेली गवर्नेंस, जो डे टू डे गवर्नेंस है, एक तो हो गया कि रियायतें देना, फ्रीबी जिसको हम कह रहे हैं, या जी। लॉलीपॉप जिसको हम कहते हैं, ये चीजें। एक है कि जो रूटीन की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सड़कों की बात है, जो और योजनाओं की बात है, इवन नौकरी भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें सरकार कितना इफेक्टिवली काम करती है। जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले कुछ सालों में ढील आई है, क्योंकि नीतीश जी उतना शायद समय नहीं दे पा रहे हैं, या कोई कोटरी है जो उनको चला रही है, और इस तरह की बातें कही है। अब उन्हें एक फ्रेश पारी, एक और बात मैं बता दूं नेहा जी, नरसिम्हा राव का भी लोग इसमें उदाहरण देते हैं, और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये जो सत्ता की ये से एक दवाई भी मान लीजिए आप, बहुत बड़ा टॉनिक है ये सत्ता का।
कई बार ऐसा हो चुका है, नरसिम्हा राव जी के बारे में तो ये बहुत साफ उदाहरण दिया जाता है कि वो इतनी आदमी में ऊर्जा ला देता है। कई बार मैं जब ये सवाल हम लोग आपस में बात करते हैं लाइटर वे में, वे मोदी जी में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, वो इतने भाषण देते हैं, इतने भाषण देते हैं और फिर पर्दे के पीछे अलग बहुत लंबी लंबी बैठकें करते हैं। कुछ लोग जो जानने वाले हैं वो बताते भी हैं कि बहुत मैराथन मीटिंग्स करते हैं। वाजपेयी जी से अगर आप तुलना करें या मनमोहन सिंह जी से जब तुलना करें, ये तो एक एक चीज का माइन्यूटली डिटेल लेते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट, उसका जवाब एक ये भी दिया जाता है कि भैया सत्ता की जो ये जो है कुमार है ना, ये इतना बड़ा घुट्टी है। स्टीरॉयड कमजोरी है इसके कि हाँ, इसमें दर्द वर्द कुछ होता ही नहीं। तो और भगवान करे कि ठीक है, ये सब नेता देखिए अब रिटायरमेंट की एज तो है नहीं राजनीति, जी ये तो हम जानते ही हैं। जी उसमें अगर वो देश के लिए भला कुछ करते हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी को, अगर वो चुनाव जीत के डेमोक्रेटिक। लेकिन असली प्रश्न वही है जो सर कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस बात पर ध्यान सबका होना चाहिए कि उसका जो कोर है, यानी कि निष्पक्ष चुनाव है, उन पे अगर कोई शंका आती है तो 4 कदम फालतू जाके भी उन जी। शंकाओं को दूर किया जाए। जी, जिससे और कि ये लोगों के अपेक्षा मन में नीतीश तो से भी रहेगी। जो नीतीश के समर्थक हैं उनकी छवि को लेकर या फिर उनकी राजनीति को लेकर, उनके जो सामाजिक योजनाओं को लेकर, उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर एक टिप्पणी ज़रूर करें। हालांकि कंप्लीट जो है खामोशी उनकी तरफ से अख्तियार की गई है इस पूरे विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरमीत सर आपका भी, और आत्मजीत सर आपका भी बहुत बहुत आभार स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि नीतीश के कार्यकाल को लेकर कि क्या वो पूरा कार्यकाल कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारी बातें, चिंताएं और सवाल उठाए जा रहे हैं। आप दर्शक इस विषय पर या फिर सवाल पर क्या राय रखते हैं, हम तक लेकर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।